हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू केमिस्ट्री विद फन। मेरा नाम है दीपक मिश्रा और आज हम लोग जिसका आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या NGP क्या होता है, चूँकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने के लिए हमने आपको सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेशन क्या होता है, सॉल्वेंट में कौन कौन से सॉल्वेंट होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, इनका काम क्या होता है, सॉल्वेशन में कैसे सॉल्वेशन करते हैं, इसको बता दिया था। NGP बता दिया कौन कौन से ग्रुप होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, और लिविंग ग्रुप के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, और NGP पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई है। क्योंकि अगर आपको SN1 SN2 रिएक्शन समझना है तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने क्या किया था, आप लोगों को नेबरिंग ग्रुप वाला बता दिया, NGP बता दिया, और न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि जब आप हायर लेवल की स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी कि कुछ केस में क्या होता है, आपका SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन और E1 E2 रिएक्शन को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। ठीक है ना। कहीं किसी केस में आपके पास जो KOH होता है बेस का वर्क करता है, किसी केस में KOH आपका एज ए कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कह सकते हो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी इन सब रिएक्शन को समझने के लिए। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे उसको पढ़ेंगे, है कि नहीं बेटा। हम लोग क्या करेंगे, सीधे उस रिएक्शन को पढ़ने का कोशिश करेंगे कि हम लोग सीधे उस रिएक्शन को मतलब जान लेंगे, और उसके बाद अगर हम लोग SN1 SN2 देखेंगे और फिर ये वाला लेक्चर देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको कितने टाइप से बांटा गया है, और उस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है ना, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से लिख देंगे। आज मुझे पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन। क्या बेटा, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला, न्यूक्लियोफिलिक है कि नहीं, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से आपके पास एक वर्ड आया है क्या, सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से S, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल की जैसे सब्स्टिट्यूशन होगा तो इसको हम लोग क्या SN रिएक्शन भी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, SN रिएक्शन भी कहेंगे। बड़ा ही मज़ेदार वीडियो आज का होने वाला है और बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना। आज के वीडियो में वाकई में बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट जो आपने मतलब जो आपको प्रॉब्लम होते नहीं, मतलब कि SN1 में क्या होगा, रिटेंशन क्या होगा, कब आपके पास रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा, कब आपके पास कोई अगर कायरल कार्बन है तब क्या होगा, है कि नहीं। अगर टेकिंग एजेंट आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो किधर से अटैक करेगा, कहाँ से अटैक करेगा, है कि नहीं। सारी चीज़ें, बस छोटी छोटी चीज़ों का आपके पास ज्ञान होना आवश्यक है। कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। नहीं पता होगा तो हम आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर में GOC अच्छे से पढ़ा है उसको तो प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं। इस चैप्टर बहुत सिंपल चीज़ है यार, पता नहीं क्यों बच्चों को समझ नहीं आता है। SN1 SN2 रिएक्शन समझते हैं आप, है कि नहीं। SN रिएक्शन कहते हैं इसको। ये आपके पास यहाँ पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है न्यूक्लियोफाइल की वजह से, इसलिए इसको SN1 या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। बात खत्म। सबसे पहले जो आता है न्यूक्लियोफाइल सबसे आता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आया, उसने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया, इसलिए इसको क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। बात खत्म, सिंपल चीज़ है भाई। ठीक है ना। अब हमें इसको अप्लाई करना है किसके लिए, एल्किल हाइलाइड के लिए अप्लाई करना है इसको मुझे एल्किल हाइलाइड के लिए पढ़ना है। तो अब जरूरी नहीं है, ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि केवल एल्किल हाइलाइड ही SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। बहुत से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। अच्छा, एक लड़की ने हमसे पूछा था, हमारी क्लास की लड़की है, उसने कहा था सर कि मतलब कोई एग्जाम्पल बताइए, जैसे आपने हमें पढ़ा दिया सर कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होता है, क्या ये एल्किल हाइलाइड दिखा सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कौन से ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक जनरल एग्जांपल लिखेंगे और फिर आपको हम ये बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस सारी चीज़ों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे बेटा किसके लिए, एल्किल हाइलाइड के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना। सबसे पहले हम बताएंगे कि कौन कौन से पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है बच्चों के, मतलब कि केवल हम लोगों को एल्किल हाइलाइड में बता दिया गया कि हाइलोएल्केन हाइलोएल्डीन वाले चैप्टर में बता दिया कि SN1 रिएक्शन होता है, बस बच्चे के दिमाग में केवल उतना ही रहता है। ऐसा नहीं है, आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए कि ये कौन, भाई अगर आपको रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पता है,
अगर आपको रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पता है कि इस केस में ये होता है, एक लीविंग ग्रुप निकलेगा, दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, अगर वो सबस्ट्रेट इतने डिग्री का है, उसमें ये सॉल्वेंट यूज किया गया है, तो वहाँ पर ये रिएक्शन होगा। अगर आपको ये भाई रिएक्शन को समझना आना चाहिए, अगर आपको रिएक्शन को समझना आ गया है तो आपको कोई टॉपिक में किसी भी रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों को, रिएक्शन को देख कर, ये आपके पास ज्ञान होना आवश्यक है। आपको भाई आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग रिएक्शन को देखें और रिएक्शन को देख कर ही बता दें कि ये कौन सी रिएक्शन है, तब आपको वाकई में केमिस्ट्री आती है। अगर आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आपने भाई इसे मान लो आपने पढ़ा, कोई रिएक्शन पढ़ा, ठीक है, इसे मान लो आपने हंस डी का रिएक्शन पढ़ा, अब अगर आपको हंस डी का रिएक्शन कंडीशन नहीं पता है तो हम लोग उस रिएक्शन को रटेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पता है कि कौन सा सबस्ट्रेट लेंगे, किस कंडीशन में लेंगे, है कि नहीं, तब जाके आपको रिएक्शन समझ में आएगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे वरना टाइम ज़्यादा जाएगा, कि नहीं, लंबी वीडियो हो जाएगी तो तुम लोग देखना नहीं पसंद करोगे, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड के लिए बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। जैसे मान लो एल्किल हैलाइड का ही केस लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई RX होगा, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास मान लो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और उस ग्रुप के मतलब कोई कह सकते हो ग्रुप है, एल्केन एल्किन कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ में या फिर मान लो कोई आपके पास कोई एटम है ये, और उसके साथ में कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियर, फिर मान लो इतना ही मान लो कि आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, कहीं से किसी के साथ जुड़ा ही होगा, उसी से आएगा, ठीक। वो न्यूक्लियोफाइल आया और वो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से आपके पास RX, जो आपके पास X था, वो निकल जाएगा, ठीक है, समझिएगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ा और यहाँ से एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को निकाल दिया, ठीक है ना। तो इस न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पे आने से, ठीक है, और यहाँ का जो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ा था, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ से निकल गया, तो इसीलिए इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो आता है किसी रिएक्शन में, जो सबसे पहले आता है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे या फिर न्यूक्लियोफिलिक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की वजह से सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल चीज़ है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक जो ओवरऑल रिएक्शन हुई है, ये हम लोग क्या होती है, दो प्रकार से हो सकती है। एक तो हो सकती है कि SN1 रिएक्शन हो जाए, अभी समझाते हैं कि क्या होता है ये। एक हो सकता है कि SN1 हो जाए, एक हो सकता है कि ये SN2 हो जाए। एक SN1 हो सकता है और एक SN2 हो सकता है, जिसमें से आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? चलिए देखते हैं इसके आगे। यहाँ तक लिख लिया था ना आप लोगों ने, है कि नहीं? देखो, पेन कॉपी साथ में रखो और जो बताया उसको लिखते चलो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो बच्चे हमारे स्कूल के हैं, जैसे जो बच्चे हमको स्कूल से हमारे कोचिंग के हमको देख रहे होंगे, उनके लिए ये है कि जैसे हम क्लास में जो पढ़ा रहे हैं, कोचिंग क्लास में जो पढ़ा रहे हैं और यहाँ यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं, इन तीनों को कंबाइन करेंगे अगर हम लोग, तो साथ में हम लोगों के साथ ही होगा कि हम लोगों का सिलेबस जो होगा वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे और चूँकि हम, आप लोग जानते हो कि हम यूट्यूब से, आई थिंक यूट्यूब से काफ़ी गुना अच्छा क्लास में पढ़ाते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। यूट्यूब पे जब आप आओ तो भाई कई सारे लेक्चर देखे, जो कि सब देखते हैं, ऐसा नहीं कि मैं केवल मैं ही देखता हूँ। जब भी कोई चीज़ आप मतलब यूट्यूब पे पढ़ाने वाले होते हैं, कोई यूट्यूबर अच्छा खासा यूट्यूबर है, तो क्या करता है, वो कई सारे टॉपिक देखता है, अलग अलग ऑनलाइन लेक्चर देखता है, उसके बाद आता है, उसके बाद पढ़ाता है वो। अगर वो उसमें से कई टॉपिक भूल भी जाता है, जैसा कि हमारे साथ होता भी है, ठीक है। लेकिन जब क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने के बाद कई सारे बच्चे होते हैं, यहाँ पे हमारे सामने कोई बैठा नहीं है, क्लास में रूम में अपने सामने कोई नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हमारे सामने साथ में कोई है नहीं, तो हम लोग मतलब वो फील नहीं आती है, पढ़ाने का वो फीलिंग नहीं इतना अच्छे से क्रिएट हो पाता है बच्चों को। क्योंकि हमारे सामने ऐसा होना चाहिए कि हमको कई लोग देख रहे होंगे, जैसे आप, हम लोग इस समय हमको आप देख रहे हैं, हमको आप देख रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि आपके सामने मेरा अच्छा इम्पैक्ट पड़े, तभी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, है कि नहीं। तो वो उतनी अच्छी फीलिंग क्रिएट नहीं हो पाती है। चलिए फिलहाल के लिए छोड़िए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग होता क्या है आपके पास, कि यहाँ पे ये आपके समझ में आया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं, दिखाते हैं,
ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, चलिए करते क्या है, कुछ हमारे पास ये एग्जाम्पल लिख दिए हैं, बहुत ख़तरनाक सा लिखा हुआ है। एक्चुअली राइटिंग थोड़ी अच्छी है नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, पहले लिख दिया है और उसके बाद समझा देना फटाफट, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं कैसे, हमने आपको बताया था, हम यहाँ पे ज़रा समझिएगा कि हमारे पास कोई Rx है, ठीक है ना, समझिएगा बेटा, हमारे पास कोई Rx है, उसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल जैसे आएगा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, इतना बता दिया था मैंने आपको। क्या होगा आपके पास, R जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपके पास X निकल जाएगा, इतना बता दिया था ना मैंने आपको। अब करते क्या है जरा समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास Rx है, एल्किल हाइलाइड है यहाँ पे, वहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है ना, कोई न्यूक्लियोफाइल आया और हमारे पास एक RNU एक प्रोडक्ट बना, समझिएगा, क्योंकि हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है ना, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास, ये आपको दिख रहा है ना, रिएक्शन दिख रहा है ना आपके पास, यहाँ पे क्या है RNU जो है, यानी कि आपके पास जो RNU जो बना है ये प्रोडक्ट ही तो है कोई, बोलिए, ये आपके पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट तो वही बना है ना आपके पास। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये प्रोडक्ट है, मेरा मार्कर नीचे गिर गया, रुक जाओ। हाँ, ये आपके पास क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल लें और कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल को ले सकते हैं और उस न्यूक्लियोफाइल को लेने की वजह से कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है। अब SN1 डिटेल है कि नहीं, बहुत डिटेल, जितने भी पॉसिबिलिटी SN1 की हो सकती है या फिर SN2 की हो सकती है। अभी मैंने कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि SN1 रिएक्शन है कि SN2 रिएक्शन है, अभी मैंने ये बताया कि ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मेरे लेक्चर पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे कोचिंग की कुछ बच्चे कहते हैं सर आप बहुत लेवल का पढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है कि सर आपकी वीडियो समझ में नहीं आती है। पर हाँ, अभी नहीं आएगी, पर आने वाले समय समझ में आएगी, मुझे पता है। अभी भले समझ में ना आए, पर आने वाले समय में इसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी। जब आप पढ़ोगे, किसी कंपटीशन में जाओगे, तब आपको हमारी बात समझ में आएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं, और उस सारे केस में से हम लोगों को SN1 छांटना है। आज उन सारे केसों में से क्या करना है, मुझे SN1 को अलग करना है। जैसे बात करते हैं, ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, समझिएगा। ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक हुआ, न्यूक्लियोफाइल आया, सब्स्टिट्यूशन किया, यहाँ पे रिएक्शन हुई, आपके पास RNU प्रोडक्ट बना। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल के स्थान पे कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं, समझिएगा ना, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल को ले सकते हैं। पंखा क्यों बंद है भैया, दंगल यहाँ पे चलते हैं, नहीं इधर पे नहीं चलते, लाइट बंद हो गई। हाँ बहुत गर्म है यार। हाँ, तो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हम लोग ले सकते हैं, जैसे NaOH ले सकते हैं, आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, पंखा बंद कर दें। हाँ, क्या हम लोग NaOH ले सकते हैं। जब हम लोग NaOH लेंगे तो वहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, कौन करेगा भाई, कॉमन सेंस है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा OH, न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा, OH क्या होगा आपका, न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, ठीक है ना, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा आपका OH। इस केस में आपके पास OH न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, NaOH है, ये ब्रेक होगा Na+ में, OH- में, आपका न्यूक्लियोफाइल होगा आपके पास, ये न्यूक्लियोफाइल आपके पास OH होगा। अगर आप H2O का काम करोगे तो H2O पूरा एक न्यूक्लियोफाइल ही है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग ब्रेक करें तो यहाँ पे OH जो होता है भी न्यूक्लियोफाइल का वर्क काम करेगा। हम लोग NH3 ले लें, क्या ले लें, NH3 ले लें, 1 डिग्री एमीन ले लें, 2 डिग्री एमीन ले लें या फिर 3 डिग्री एमीन ले लें, इनके पास लोन पेयर होता है, ये लोग अच्छे खासे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी आपके पास एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं, ठीक है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दिखा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे NaOR ले सकते हैं, NaOR जो ब्रेक करेंगे तो Na+ में, OR- में, तो यहाँ पे OR जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अगर हम लोग NaSR लेते हैं, ठीक है ना, NaSR लेते हैं तो आपके यहाँ पे जानते हैं ना, Na+ अलग हो जाएगा, SR- अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे SR जो होगा वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। AgCN लेते हैं तो AgCN में Ag+ और CN- अलग हो जाएगा, यहाँ पे CN आपका माइनस न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा। अगर हम लोग AgNO2 लेते हैं तो यहाँ पे Ag+ अलग हो जाएगा, NO2 आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, मतलब नेगेटिव पार्ट वाला न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, बात खत्म। यहाँ पे Na-Na3 की बात करें तो यहाँ पे जो N3 होगा माइनस ये न्यूक्लियोफाइल होगा। Na2SO3 की बात करें तो यहाँ पे SO3 जो होगा ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। अगर RCOO लेते हैं तो आपके पास Ag अलग हो जाएगा और RCOO- जो होगा ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर आप
NaSH लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो SH होगा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ले ले इतना सारा केस मैंने लिख दिया, अगर पहला केस लेते हैं ये, दूसरा केस लेते हैं ये, तीसरा केस लेते हैं ये, चौथा केस लेते हैं ये। अगर हम लोग पहला केस लेंगे क्या, अगर हम लोग NaOH लेंगे और किसी रिएक्शन में NaOH एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और सबस्ट्रेट आपके पास हाइलोएल्केन है, समझिएगा। अगर आपके पास सबस्ट्रेट हाइलोएल्केन है और न्यूक्लियोफाइल आप ले रहे हो NaOH, ठीक है ना, तो उस केस में हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्कोहल। क्या बनता है, एल्कोहल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। अगर आप NaOH ले रहे हो एज ए न्यूक्लियोफाइल और आप सबस्ट्रेट ले रहे हो हाइलोएल्केन, तो उस केस में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एल्कोहल होगा। यहाँ पे एल्कोहल बना है। दूसरी बात करते हैं, अगर आप H2O लेते हो, ठीक है ना, एज ए न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट लेते हो हाइलोएल्केन, तो प्रोडक्ट बनने वाला आपके पास ROH। क्या बनेगा, ROH। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है ना। होगी वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होने वाली है। अगर आप NH3 ले रहे हो, NH2 ले रहे हो, या फिर जितने भी केस यहाँ पे दे रखे हैं, अगर उसको ले रहे हो तो आपको यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, एमीन होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन होगा। अगर आपके पास NaOR ले रहे हो एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास ईथर, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम लोग विलियमसन मेथड या फिर विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं, यानी कि जो विलियमसन सिंथेसिस होती है उस रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कई सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं, पर हम लोग ये नहीं पता होता कि इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर एडिशन रिएक्शन हो रही है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ये सब चीज़ को आपके पास ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं बेटा। तो ये आपके पास, आप काम करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम ऐसे किया गया है, ठीक है ना। कर लिया, चलो इरेज कर दें इसको अच्छे से ना। बोलो बोलो बोलो, कर लिया, लिख लीजिएगा, याद रखना सबका अलग अलग कर दिया है मैंने। इसका इसके साथ कंबाइन कर दो, इसका इसके साथ कर दो, इसका तीसरा इस तीसरे के साथ, इसका चौथा इस चौथे के साथ, पांचवा का पांचवें से, छठा का छठवें से, सातवां का सातवें से, आठवां का आठवें से, और नौवां का नौवें से, 10वां का 10वें से, 11वें का 11वें से। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है RSH, इसको मार्केप्टम कहते हैं। बहुत पूछा जाता है, एग्जामिनर वाइवा जो लेने आते हैं इसको पूछते हैं बच्चे, इसको नहीं बता पाते, ठीक है ना। लिख लिया इसका, धांसू चीज़ है ना, बहुत लाजवाब। अब चलते हैं SN1 रिएक्शन के ऊपर कि SN1 रिएक्शन की कंडीशन होती क्या क्या है। चलो चलिए करते हैं क्या है कि हम लोग SN1 रिएक्शन को स्टार्ट करने की SN1 रिएक्शन होती क्या है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला पार्ट है SN1 रिएक्शन। कई सारे रिएक्शन होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि यही होता है। स्टार्ट करते हैं। ऐसे मान लो हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था पिछली एक वीडियो में कि SN1 हो सकता है, SN2 हो सकता है, SNI हो सकता है, जिस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोगों ने देखा है इसको, है कि नहीं। एक और हो सकता है हमारे पुत्र ARSN1, या फिर उसको आगे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, एरोमेटिक वाले कंपाउंड में होते हैं, वहाँ पे जब आएंगे तो बात करेंगे हम लोग उसको। आज हमें पढ़ना है SN1 ये वाला, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर न्यूक्लियो, भाई कॉमन सेंस का जनरल रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। आपके पास RX होगा, वो RX के साथ में आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा वहाँ से निकालेगा एक को, RX को, और वहाँ पे X को निकालेगा और वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। उस सारी रिएक्शन में बेटा समझिएगा, जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उन सारी रिएक्शन के अंदर यही जनरल रिएक्शन होती है। अब हमें यह पढ़ना है कि कैसे इसको क्लासीफाई करेंगे इतने इतने तरीके से, है कि नहीं। कैसे इसको क्लासीफाई करते हैं कि कब किस केस में SN1 होगा, किस केस में SN2 होगा और किस केस में। और एक बात और हमारे पुत्र जरा समझिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं तो बताएं आपको, जरा समझते हैं मोहन। हमारे पास है RX, हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे होगा हमारे पास होगा एक सॉल्वेंट, हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट। यहाँ पे होगा टेम्परेचर, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर। और फिर हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट RNU प्लस यहाँ पे निकलेगा X। समझिएगा जरा, देखते हैं। तो अब देखते हैं कि कंडीशन ऑफ SN1, क्या कंडीशन ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन की कंडीशन पुत्र समझते हैं। N सही से बना दीजिए सर जी, लो बन गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे SN1 नाम से ही पता चलता है इसका न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है पर सही से नहीं दिख रहा है सर जी, क्योंकि ये कलर सही से दिख नहीं रहा है, तो इसको इरेज करते हैं और ब्लैक कलर से लिखते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा होता है। नाम है इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है। ये 1 का मतलब क्या होगा फिर यहाँ पे? सर जी इस 1 का क्या मतलब है? यहाँ पे 2 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है यूनिमालिकुलर, यूनिमालिकुलर। ये सर जी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे जाते हैं, सीधे चलते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में जाएंगे तो हमको पता चलेगा क्या कि इस रिएक्शन की जो रेट होती है, केमिकल काइनेटिक्स जब आपको पढ़ाएंगे तब वहाँ पे इसको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। डोंट वरी बच्चा माय डियर। RX जो होता है, यहाँ पे ध्यान देना, इस पे दो काम करते हैं यहाँ पे। जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ते हैं तो 2 चीज़ काम करता है। पहली इस रिएक्शन की रेट, दूसरी स्टेबिलिटी। यहां पे स्टेबिलिटी, अगर रिएक्शन की रेट समझना, अगर रिएक्शन की रेट जो होती है dx/dt, वो केवल और केवल डिपेंड करती है Rx के ऊपर, जो आपके पास यहाँ पे सबस्ट्रेट है। समझिएगा, अगर रिएक्शन की रेट केवल सबस्ट्रेट Rx के ऊपर डिपेंड करती है, ये आपके पास सबस्ट्रेट है मेरे पुत्र लाल बाल गोपाल, यहाँ पे सबस्ट्रेट है Rx। अगर रिएक्शन की रेट केवल Rx पे डिपेंड करती है, यानी कि केवल Rx पे डिपेंड करती है, यानी यूनिमालिकुलर है, इसलिए हम लोग कहेंगे क्या? इस रिएक्शन को कहेंगे SN1 रिएक्शन, यानी कि इसकी जो रेट होती है केवल और केवल किसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है? सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। यानी कि रिएक्शन की रेट अगर डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। और दूसरा चीज स्टेबिलिटी, अगर आपके पास यहाँ पे Rx है, भाई कॉमन सेंस है, अगर आपके पास यहाँ पे Rx होगा तो Rx ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपके पास R+ में और X- में ब्रेक होगा। ये वाला आपका टर्म क्या कहलाता है? ये कहलाता है कार्बोकैटायन। क्या कहलाता है? कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे जो Rx वाला टर्म है उस पर यहाँ पे स्टेबिलिटी बनेगी, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, वो उतना अच्छा SN1 दिखाएगा। यानी ध्यान देना, आपके पास मोर स्टेबल, यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा है सर जी? यहाँ पे पसीना लगा है आपका, और यहाँ पे लिख दीजिएगा अच्छे से, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जो होगा, समझिएगा मेरे पुत्र, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मैक्सिमम होगा उसके अंदर SN1 रिएक्शन। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना अच्छा वहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा। और जो उस रिएक्शन की रेट होगी वो डिपेंड करेगी केवल और केवल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो होगा आपका हाइड्रोएल्केन मेरे पुत्र। समझ में यहाँ तक? क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल जो होगा, न्यूक्लियोफाइल का कौन सा फैक्टर होगा डिपेंड करेगा? वो न्यूक्लियोफाइल का फैक्टर डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। ये क्या होता है सर जी? बस कुछ नहीं, एक मैथमेटिकल टर्म है, याद रखना, न्यूक्लियोफाइल के पावर को बताती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे मेरे पुत्र, सॉल्वेंट पर। सॉल्वेंट के ऊपर बात करते हैं कि SN1 रिएक्शन के अंदर कौन सा सॉल्वेंट यूज किया था, यही में मेन खेल है। देखो, अगर तुमने हाइड्रोएल्केन चेंज किया, एल्किल हाइलाइड चेंज किया, सबस्ट्रेट अगर चेंज कर दिया तो रिएक्शन बदल जाएगी। मैंने बताया था, इसीलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या क्या पढ़ाया। ये भैया गर्मी बहुत है, पंखा लगाना पड़ेगा, आवाज़ थोड़ी सी खराब, रहने दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, करते क्या है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। बात ये करते हैं, यहाँ पे वीडियो हो जाएगी लंबी, कितनी मिनट की हो जाएगी वीडियो? ओ माँ गो ट्रू लव, 6 मिनट की वीडियो हो जाएगी इधर और उधर। ओफो, आज तो हो जाएगा तुम लोगों का 1 घंटा। चलिए कोई बात नहीं, तुम लोग आज देखते रहना वीडियो। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को इतने सारे टॉपिक क्यों पढ़ाया? सबस्ट्रेट पढ़ाया, सबसे पहले आपको सॉल्वेंट पढ़ाया, NGP पढ़ा दिया, न्यूक्लियोफाइल बेस में डिफरेंस बता दिया। तो अगर आप लोगों ने कंटिन्यू वीडियो को देखा है तो आपको, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर बीच बीच से देखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्मल चीज़ है, पर आई थिंक जनरल चीज़ है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट के ऊपर। सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट और सबस्ट्रेट, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो SN1 रिएक्शन को SN2 में बदल देती हैं, और कुछ केस में जैसे सॉल्वेंट चेंज करते हैं क्या कर देती हैं, उसको एलिमिनेशन रिएक्शन में ले जाती हैं, है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, तभी इसको पूछते हैं कंपटीशन में कि बच्चे के अंदर कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है।
इसीलिए इसको पूछा जाता है कि बच्चे के अंदर क्या वाकई में बच्चे ने मन लगा के स्टडी की है कि नहीं की है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कोई कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए, हर चीज़ का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट होना चाहिए मेरे पुत्र लाल बाल गोपाल। तो चलिए करते क्या है, बात करते हैं सॉल्वेंट के ऊपर। और सॉल्वेंट इसके अंदर जो यूज किया जाता है वो होता है मेरे पुत्र, क्या होता है, क्या होता है, पैसे की लगा दो ढेरी, वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सर जी क्यों लिया जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बता रहे हैं मेरे लाल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स क्या होता है, ऐसा सॉल्वेंट जिसका नेचर कैसा हो, पोलर हो, नेचर कैसा हो, पोलर नेचर का हो। सर जी प्रोटिक मीन्स क्या होगा, उसके अंदर प्रोटॉन हो, क्या हो, प्रोटॉन। क्या सर जी प्रोटॉन नहीं मतलब बेटा, नहीं बेटा, प्रोटॉन मतलब उसके अंदर H+ कंटेन हो, और वो सॉल्वेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, H+ कंटेन हो, जैसे H2O सबसे बेस्ट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। मैंने आपको बता दिया है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है सॉल्वेंट वाली वीडियो में, और सॉल्वेशन भी बता दिया है कि सॉल्वेशन कैसे होता है किसी सॉल्वेंट के अंदर। अगर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो मेरे पुत्र समझिएगा इसको, ठीक है ना। अगर बात करते हैं टेम्परेचर की, तो ये रिएक्शन क्या होती है, लो टेम्परेचर पे होती है। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, है कि नहीं। अगर सॉल्वेंट चेंज कर दो रिएक्शन खराब हो जाएगी। अगर न्यूक्लियोफाइल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कमजोर हो जाएगा तो रिएक्शन खराब हो जाएगी। अगर आपके यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री में से 3 डिग्री के बजाय अगर आप 1 डिग्री ले लो कार्बोकेटायन तो खराब हो जाएगा। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करें तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ऑर्डर होता है सबसे खतरनाक। आप लोग देख रहे होंगे ये ट्रेंगल वाला आ गया, अरे सर जी हमने तो पढ़ा था कि फेनिल वाला, ट्राई फेनिल वाला सबसे खतरनाक होता है, ऐसा नहीं है। ये आप लोग देख रहे हो ना रिंग वाले, 3 रिंग फिर 2 रिंग, उसके बाद फेनिल वाले आते हैं, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, फिर लास्ट में ये सब, है कि नहीं। यही केस होता है मेरे पुत्र, याद रखना। इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली हम लोगों के पास जो बुक होती है उसके अंदर लिखा होता है कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, और हम लोग क्या करते हैं SN1 रिएक्शन में ही वाला ऑर्डर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है। आगे बात करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, उसके अंदर H+ कंटेन होना चाहिए। जैसे आप बात करते हो H2O की, H2O जैसे ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या ब्रेक होता है, H+ में और OH- के अंदर, ठीक है ना। अभी बताते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों लिया जाता है, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट पूरी बात आएगी मेरे पुत्र लाल बाल गोपाल। और आपके पास यहाँ पे मिलेगा क्या, RU यानी कि आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपके X यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये पूरे कह सकते हो अच्छे खासे कॉन्सेप्ट है जो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को के बीच में डिफ्रेंशिएट को बताती हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया ना मेरे पुत्र लाल बाल गोपाल। तो चलिए करते हैं क्या है, इसको करते हैं इरेज और आगे चलते हैं, बात करते हैं किसके ऊपर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ रिएक्शन को एग्जाम्पल लेकर और समझते हैं कि क्या यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी कि नहीं होगी मेरे पुत्र। चलिए लेट्स गो। मुझे एक चीज़ बता दो, जो बताएगा उसको 10 रुपये देंगे हम, जो बताएगा उसको क्या देंगे, 10 रुपये, 10 रुपये के कुरकुरे वाले 10 रुपये, ठीक है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है मेथिल है, यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे मेथिल है, और यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, और मैंने यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O ले लिया। टेम्परेचर इसका कर दिया लो, टेम्परेचर क्या कर दिया, लो कर दिया। आप लोगों ने बता दिया कि सर जी SN1 रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट आपके पास ये वाला बनेगा। ठीक, इतना आप लोगों ने बता दिया, ठीक है कि सर जी ये प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा होगा। तो एक बात बताओ मेरे पुत्र कि यहाँ से Cl भी तो निकलेगा माइनस में, ठीक ना। जैसे मान लो ये रिएक्शन किसी न किसी मीडियम के अंदर हो रही होगी, तो इस मीडियम के अंदर Cl- भी प्रेजेंट होगा, इसके अंदर OH- भी प्रेजेंट होगा। तो ये Cl दोबारा क्यों नहीं उसके ऊपर अटैक कर देता है, उस कार्बोकेटायन के ऊपर जो कार्बोकेटायन बना है, समझिएगा। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो हमारे पास 2 न्यूक्लियोफाइल हैं, एक ये बना और एक ये हमारे पास है। तो सर जी ये जब ब्रेक हुआ है ये Cl, तो क्या दोबारा इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, क्या दोबारा भी तो करना चाहिए। ये केस बताता है कि हम लोग SN1 रिएक्शन में क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। वाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज इन द SN1 रिएक्शन, क्यों लेते हैं, ठीक है ना, क्यों लिया जाता है। और जब लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो Cl दोबारा इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं करता है उस कार्बोकेटायन के ऊपर। तो इसको समझते हैं अच्छे से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। भाई होता क्या है जरा समझिएगा, जैसे यहाँ से Cl- निकलता है, ठीक है ना, Cl- निकलता है, बस Cl- के निकलते ही क्या होता है, मैंने इसको बता दिया था, इसको सॉल्वेशन में बताया ना, सॉल्वेशन होता है यहाँ पे।
जो H2O के मॉलिक्यूल होते हैं उस Cl को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। जो H2O के मॉलिक्यूल होते हैं उस Cl को क्या करते हैं, घेर लेते हैं चारों तरफ से, जैसे गुंडे घेरते नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे गुंडे से गुंडे होते नहीं, गुंडे घेरते हैं किसी चीज़ को। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये Cl इसको चारों तरफ से इसको क्या करते हैं, घेर लेते हैं, और घेरने के बाद इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। यहाँ पे हो जाता है क्या, सॉल्वेशन। क्या हो जाता है मेरे पुत्र, सॉल्वेशन हो जाता है। और सॉल्वेशन के होने की वजह से होता क्या है, Cl उसके ऊपर दोबारा अटैक नहीं कर सकता है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं, बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं। और Cl उसके ऊपर दोबारा अटैक नहीं कर सकता है, और ये OH जाता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, ये प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट था, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं, आगे ना। चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं फटाक से और चलते हैं। चलिए करते हैं कुछ और चीज़ें, अच्छी चीज़ें, प्यारी चीज़ें जो हमको बताएंगी SN1 रिएक्शन के बारे में और अच्छे कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना, चलो इरेज करते क्या है कि कुछ एग्जाम्पल और करते हैं जो आपको SN1 रिएक्शन को समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, चलो बताओ। कुछ क्वेश्चन है आपके पास, इसको हम इसका आंसर बताएंगे नहीं, तो उन लोगों को इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, क्वेश्चन है which one of the following shows SN1 reaction fast। इसमें से कौन सा SN1 रिएक्शन सबसे तेज दिखाएगा। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, 5 ऑप्शन देते हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड Cl। ऑप्शन बी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ऑप्शन सी ऑप्शन डी ABCD। इसमें से बताना है आपको कि बताओ सबसे ज़्यादा तेज SN1 रिएक्शन कौन दिखाएगा, सबसे तेज कौन सा SN1 रिएक्शन दिखाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, कई सारे एग्जांपल और हैं। चलो एक और बताओ कि इसमें से बताओ सबसे ज़्यादा SN1 कौन दिखाएगा। एक ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ऑप्शन ये आपके पास ये है, ऑप्शन बी आपके पास है ये। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इतना है। ठीक है ना, ये इसको ऐसे रेज कर दो मेरे पुत्र, ऐसे। यहाँ पे BR है। ऑप्शन सी आपके पास है, यहाँ PH, यहाँ PH, यहाँ पे आपके पास BR है, और यहाँ पे आपके पास H है, और यहाँ पे आपके पास C के साथ में जुड़ा हुआ है एक प्यारा सा ट्रेंगल, और इसके साथ भी जुड़ा हुआ है एक प्यारा सा ट्रेंगल, इसके साथ जुड़ा हुआ है एक प्यारा सा ट्रेंगल, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है BR। तो बताओ सबसे तेज SN1 रिएक्शन कौन दिखाएगा, किस केस में, अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हो, लो टेम्परेचर केयर कर रहे हो। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। चलो बताना है इसको, करना है इसका एग्जाम्पल आप लोग प्यार से, बहुत ही प्यार से करना है इसको। कर लिया ना, इरेज कर दे। चलो ठीक है, करना है आप लोगों को मेरे पुत्र। ठीक है ना, अब चलिए चलते हैं क्या, अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, कि SN1 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होती है। प्यार से करते हैं इसको, है कि नहीं करते हैं क्या। जैसे मान लो हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, चलो ठीक, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। लेट्स सपोज हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हाइलाइड एल्किल हाइलाइड दिख रहा है ना मेरे लाल गोपाल, हाँ दिख रहा है सर जी, दिख रहा है। एल्किल हाइलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, चूंकि हम लोग ने देखा कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री SN रिएक्शन में, अगर हम लोग SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हमारे पास होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है ना। हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं किसका, हाइलोएल्केन का, तो 3 डिग्री वाला जनरली लेंगे हम लोग 3 डिग्री। चलो मान लो यहाँ पे हमने ले लिया एक एग्जाम्पल अच्छा खासा सा प्यारा सा, बहुत देर से काले कलर से लिख रहे हैं, कुछ नीला कर दें। यहाँ पे मान लो ले लिया मैंने
CH3, यहाँ पे ले लिया CH3, यहाँ पे भी ले लिया मैंने CH3, यहाँ पे मानो ले लिया मैंने Cl ले लिया, और यहाँ पे करा दिया इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया। टेम्परेचर आपके पास है लो, टेम्परेचर आपके पास क्या है, लो। ये अब यहाँ पे आपके पास जो H2O है, समझिएगा मेरे पुत्र, H2O आपका दोनों काम कर रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा है, ये आपके पास सॉल्वेंट का भी काम कर रहा है। कौन सा सॉल्वेंट बन रहा है सर जी? ये आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। यहाँ पे वाला जो कार्बन है, अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल निकलेगा तो ये वाला कार्बन क्या होगा आपके पास, 3 डिग्री होगा। सर जी यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी, क्लियर, पक्का फिक्स हो गया, बोलो हाँ या ना, आया ना, या ना, क्लियर है ना, क्लियर है। SN1 रिएक्शन होगी तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन पॉसिबल है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है ना। चलो ठीक, अब करते हैं क्या है, ब्रेक करने का प्रयत्न करते हैं इसको, ठीक है ना। इसको इरेज कर दे मेरे लाल गोपाल, इसको इरेज किया, इसको ब्रेक कर दिया। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ब्रेक करते हैं। यहाँ पे ऐसे ब्रेक करेंगे, इसके पास है लोन पेयर, जैसे ये ब्रेक होगा लोन पेयर इसके ऊपर टेक होगा। अच्छा, पहले इसको ब्रेक करो। तो पहला स्टेप होगा आपके पास स्लो, ठीक है ना। पहले ब्रेक करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, पहले ब्रेक कराते हैं हम लोग। इसको भी इरेज कर दे, कोई आवश्यकता नहीं, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, बैक करके वीडियोस देख सकते हो। तो जैसे ब्रेक करेंगे मेथिल से, इसको CH3 को हम लोग Me लिख सकते हैं, याद रखना, ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम लोग CH3 को Me लिखते हैं, और C2H5 को हम लोग क्या लिखते हैं, एथिल लिखते हैं, ठीक है ना। EN मत लिख देना, EN को एथिलीन डाइमीन होता है वो। यहाँ पे आपके पास मेथिल, यहाँ पे आपके पास मेथिल, और यहाँ पे आपके पास RX। यही स्टेप जो होता है वो होता है स्लो। क्या होता है, स्पेलिंग गलत होगी सर जी, स्लो। और जो स्लो स्टेप होता है वही आपका RDS होता है। क्या, RDS, बम मत समझना। RDS मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है मेरे पुत्र, वो क्या होता है, पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जिसको कहते हो, क्या कहते हो, फॉर्मेशन। फाड़ दे ना, फाड़ के फेंक दे वाला, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जो होता है पहला स्टेप, वो होता है आपका RDS। क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। ये कार्बोकैटायन कैसा बना, ये कार्बोकैटायन आपका 3 डिग्री बना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या ऐसे होगा, सर जी नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपके पास जो है, ये आपके पास sp2 हाइब्रिड है। कैसा है, sp2 हाइब्रिड है। और sp2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होता है मेरे पुत्र, बताओ, प्लेनर होता है। कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ तो चलो प्लेनर बनाते हैं इसका, और क्या। ये लो मान लिया एक प्लेन, लो मान लिया हमने, मेरे पास है एक प्लेन। हवाई जहाज मत समझना, मैं तुम लोगों को हवाई जहाज समझ लो। सर जी मेरे पास हवाई जहाज कहाँ से आ गया सर जी आपके पास। ये मान लो मैंने प्लेन में बना दिया इसको, ये कलर अच्छा नहीं है। यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक मेथिल यहाँ पे जोड़ दिया, एक मिथिल यहाँ पे जोड़ दिया, और एक मिथिल यहाँ पे जोड़ दिया। ये कार्बोकैटायन हो गया इसके अंदर, ठीक। नहीं दिख रहा सही से, चलो ठीक है, इसको इरेज कर दें। इसको कर दिया ऐसे, इसको लाल वाला कहाँ गया, ये लाल 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 माल गोपाल, ठीक ना। ऐसे इसको इरेज कर दें, ऐसे 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 ऐसे। अब एक प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन के नीचे है, ये आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा मेरे पुत्र, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे, वो इधर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। इसी को कहते हैं, ये फ्रंट से कर सकता है और बैक से कर सकता है, ऊपर से भी कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है। तो इसको कहते हैं फ्रंट अटैक और बैक अटैक, ठीक। अभी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पर भी चलते हैं, आज इसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करके ही जाएंगे मेरे लाल बाल गोपाल, ठीक है ना। चलते करते लिए करते क्या है, आज हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक कर देंगे क्या, सब कुछ, ठीक है ना। इधर से आएगा और इधर से जा सकता है। दो पॉसिबिलिटी होती है प्रोडक्ट के बनने की, इधर से भी हो सकता है और इधर से भी अटैक हो सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहला स्टेप क्या हो गया आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आपके जो कार्बोकैटायन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसके अंदर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये उसका प्लेनर स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे होता है इसका प्लेन स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, ऊपर नीचे एक ऑर्बिटल जो खाली इलेक्ट्रॉन निकल चुका है यहाँ से, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है कि नहीं। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ पे भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है और बॉन्ड को बना सकता है,
यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या होता है। तो पहला स्टेप समझ में आया। पहला स्टेप होता है स्लो, और स्लो स्टेप होने की वजह से इसको हम लोग RDS कहते हैं। भाई तुम बताओ, कोई चीज़ बहुत स्लो हो रही है तभी तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हम लोग उसको उसमें कोई चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। बहुत तेज़ भी होती है तो उसको नहीं पता कर सकते हैं। अब ये पहला स्टेप हो गया, ये स्टेप आपका पहला था। दूसरे स्टेप में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास पहला स्टेप बन के तैयार था जिसके अंदर ये बना बनाया था, और आपके पास न्यूक्लियोफाइल था क्या, H2O। तो H2O चलो ले लो कोई, या फिर मान लो OH ले लो। यहाँ से OH ले लिया। अब OH इसके ऊपर अटैक करेगा, और जैसे इसके ऊपर OH अटैक करेगा और आपके पास यहाँ पे तब क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना। तो यही SN1 रिएक्शन है भैया, कोई खास नहीं है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है इसके अंदर, है कि नहीं। यही आपका SN1 रिएक्शन है भाई, कॉमन सेंस बता सकते हैं अच्छे से। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, क्या कि कौन कौन सी आपके पास हम कुछ एग्जाम्पल देंगे और आपको ये बताना होगा कि क्या ये SN1 रिएक्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, चलो मानते हैं, कुछ मानते हैं अच्छा खासा, कुछ मानते हैं हम अच्छा खासा, लेते हैं कोई एग्जाम्पल। मान लो मैंने ले लिया इसको और इसको, और यहाँ पे मान लो मैंने जोड़ दिया Cl, यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया आपके पास क्या ले लिया, क्या ले लिया, H2O ले लिया। ठीक है ना। क्या ये SN1 दिखाएगा, कमेंट में बॉक्स में बताना है। कैसे बताना है सर जी, पहला एग्जाम्पल कौन सा, पहला एग्जाम्पल स्पेशल वाला, स्पेशल केस वाला, स्पेशल केस का पहला एग्जाम्पल SN1 दिखाएगा कि SN2 दिखाएगा, बताना है तुमको। दूसरा लेते हैं, यहाँ पे मान लो मैंने जोड़ दिया फेनिल, यहाँ पे जोड़ दिया फेनिल, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने फेनिल, यहाँ पे जोड़ दिया Cl, यहाँ पे मान लो मैं कुछ अच्छा सा लेता हूँ CH3OH। क्या ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है कि नहीं है, तुम लोगों को बताना है। SN1 दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा, SN1 दिखाएगा कि SN2 दिखाएगा, बताना है तुम लोगों को। ठीक है ना। आगे नीचे दिख रहा है ना हम लोगों को, दिखा दे, लिख दे। चलो बताओ, इसको बताओ, तुम लोग बहुत ज़्यादा होशियार हो रहे हो, इसको बताओ। और यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया C2H5OH। क्या ये SN1 दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, बोलो 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 बोलो। ठीक है ना। टेम्परेचर, लो टेम्परेचर है आपके पास लो। ठीक, SN1 दिखाएगा। प्रोडक्ट भी बना सकते हो मेरे पुत्र इसका, तुम इसका प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, बोलो बना सकते नहीं, बना सकते ना। चलिए इसका प्रोडक्ट बनाइएगा आप लोग, बताइएगा कि इसका प्रोडक्ट बनेगा क्या, और साथ में ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, और ये बताइए कि सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा कौन। ठीक है ना। सबसे तगड़ा रिएक्शन कौन करेगा, सबसे जल्दी ये करेगा कि ये करेगा कि ये करेगा, सबसे ज़्यादा तेज कौन सा है। इस अगर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही ना, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस तो हो रहा है, तो आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन में, और यहाँ पे भी H2O कर दें अगर, और यहाँ पे भी अगर हम लोग H2O कर दें, तो बताओ सबसे तेज हाइड्रोलिसिस कौन करेगा, इसमें से सबसे तेज हाइड्रोलिसिस कौन करेगा। एक क्वेश्चन और हमारा कि ये वाला कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्यों, यही बताना है, ढूंढना है इसको मेरे पुत्र। ठीक है ना। कर लिया, इसको करो, फिर आगे चलिए कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। आप लोगों को बताया बेटा, अभी वीडियो शूट कर रहे थे, लाइट चली गई, अब 2 घंटे बाद लाइट आई है। ठीक है ना। तब तक हम अपना खाना पानी खा के फिर से रेडी हो गए। 2 घंटे बाद लाइट आई, तो ये वीडियो जो शूट करने वाली, ये वाला पार्ट जो है, इससे मतलब लाइट चली गई थी, तो 2 घंटे बाद फिर से शूट करने जा रहे हैं इसमें। ठीक है ना। चलिए करते क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं हम लोग। क्या करते हैं बेटा, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इन SN1 रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं, थोड़ा सा स्टीरियोकेमिकली बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या होता है। मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें बैक साइड और फ्रंट साइड, मतलब आगे से और पीछे से, ऊपर से और नीचे से, दोनों से अटैक हो सकता है ना। क्लियर यहाँ तक है ना। अब चलिए करते हैं क्या, हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक केस है, बड़ा प्यारा सा केस है। करते क्या है हम लोग, जब हम लोग कोई हाइड्रोएल्केन जो हमारे पास था,
उस हाइलो एल्केन को लेते हैं, और अगर वो हाइलो एल्केन क्या होता है, कायरल होता है, क्या होता है बेटा, कायरल होता है, तो वहाँ से हमको अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं मेरे लाल। समझते हैं कैसे, जरा समझिएगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई ऐसा हाइलो एल्केन है प्यारा सा, कौन सा ये कलर है, ये ब्लैक है, तो हाँ ये नीला है, चलो ब्लैक कलर से लिखते हैं। हाँ, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन है, और इस कार्बन पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारे पास, मान लो जुड़ा हुआ है फेनिल, मान लो यहाँ पे जुड़ा हुआ है मेथिल, यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है Cl। इसकी रिएक्शन मैंने वाटर से करा दी है, और टेम्परेचर इसका कर दिया है क्या, लो। टेम्परेचर लो कर दिया है, इतना समझ आया कि नहीं है। जब इसका टेम्परेचर हम लोग करेंगे, लो कर देंगे, ये वाला कार्बोकेटायन जो होगा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिनिल लगा हुआ है, इसके रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, ये बहुत अच्छा खासा स्टेबल कार्बोकेटायन है। यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये आपका SN1 रिएक्शन दिखाएगा। ठीक, अब देखिए जरा यहाँ पे जो कार्बन की है जो बैलेंसी है, सारी बैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई है। यहाँ पे मेथिल से जुड़ी है, यहाँ पे Cl से जुड़ी है, यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ी है, यहाँ पे फेनिल से जुड़ी हुई है। चारों बैलेंसी अलग अलग हैं, तो जिसकी वजह से ये वाला कार्बन जो आपके पास क्या है बेटा, ये वाला कार्बन आपका क्या है, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन है, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारे पास 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला होता क्या है कि यहाँ पे OH आ जाए, यहाँ पे इसको हम pH लिख रहे हैं, यहाँ पे मेथिल और यहाँ पे आपके पास H। दूसरा हो सकता है क्या, हमारे पास मेथिल यहाँ पे रहे ऐसे, और OH इधर से आ जाए, बाकी आपके पास यहाँ पे फेनिल ऐसे जुड़ा हो और यहाँ पे H जुड़ा हो। ठीक, अच्छा ये बात समझ में आई कैसे आया होगा, पीछे बता दिया ना कि ये कैसे आया होगा। एक ऊपर से अटैक कर सकता है, नीचे से अटैक कर सकता है, ठीक है ना। अब हम आपको बताएंगे कि ये केस होता क्यों है, क्यों ही अगर हम लोग ये बात करें कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मेजर कौन सा इसमें मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, कौन सा मेजर होगा, ये भी बताते हैं। बहुत कॉन्सेप्ट बड़ी लाजवाब चीज़ है, जरा समझते हैं आप अच्छे से पहले। अच्छा, इसका अगर मैं नंबरिंग करूँ तो क्या हो जाएगा, जरा समझिएगा। ये आपके पास इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है ना, फर्स्ट इसको देंगे, और सेकंड इसको देंगे, और थर्ड इसको देंगे, और फोर्थ इसको देंगे। तो इसके अंदर ऐसे रोटेशन हो रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर कैसे रोटेशन हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना अगर आप लोगों को। इसके अंदर कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज तो जा रहा है बेटा, ऐसे घूम रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एस कॉन्फिगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस कॉन्फिगरेशन कहते हैं। इसमें बात करें तो इसमें देखो ओ है, ओ का सबसे ज़्यादा होगा, तो इसको पहला देंगे, इसका दूसरा, इसको तीसरा, इसका चौथा। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, एस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से इसको हम लोग एस देंगे। तो अगर हमारे पास एस का एस प्रोडक्ट मिलता है, समझिएगा, अगर हमें नहीं दिख रहा है क्या, आप लोगों को यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे देखते हैं, एस का एस कॉन्फ़िगरेशन है और एस का ही एस मिल जाता है, तो उस प्रोडक्ट को कहते हैं हम लोग क्या, रिटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट कहते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, क्या कहते हैं उसको, रिटेंशन प्रोडक्ट कहते हैं। जरा इसमें के देखते हैं, यहाँ पे इसमें पहले कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो पहला प्रायोरिटी इसको देंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसकी वजह से सेकंड प्रायोरिटी उसको दिया जाएगा। ये पहला प्रायोरिटी हो जाएगा, इसको दूसरा दे देंगे, और इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको तीसरा, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो रोटेशन हो रहा है, किससे हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज मतलब राइट, क्लॉकवाइज मतलब राइट डायरेक्शन है ना, तो इसको आर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर कहते हैं। याद रखना, एक याद कर लो, दूसरा याद हो जाएगा। क्लॉकवाइज मतलब जो सही है, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज तो चलती है, एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी से उल्टा चलने लगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना पूरा। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब राइट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो मतलब आर से याद रखना, ये ट्रिक है याद रखना, आर से क्या, राइट याद रखना। और अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आर से एस से आर हो रहा है, ध्यान देना, एस से आर हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, अगर दूसरा घूम जाए मतलब रोटेशन घूम जाए, तो इसको कहते हैं क्या, इन्वर्जन। क्या कहते हैं बेटा, इन्वर्जन, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, इन्वर्जन। तो इसमें ये देखा गया, जो मेजर प्रोडक्ट था, ध्यान देना, जो मेजर प्रोडक्ट था वो देखा गया कि सेकंड वाला था, ये मतलब ये पहला था और ये सेकंड मान लो इसको। तो देखा गया कि जो मेजर प्रोडक्ट है, ये देखा गया कि जो मेजर प्रोडक्ट है बेटा, वो 2 इज ग्रेटर देन 1। सेकंड वाला जो था वो मेजर प्रोडक्ट था, और माइनर वाला जो था क्या, वो माइनर प्रोडक्ट, सॉरी जो पहला था वो माइनर प्रोडक्ट था। ये मेजर और ये माइनर। तो याद रखना है, ट्रिक है, एस से एस मिला तो रिटेंशन, एस से आर मिला तो इन्वर्जन। क्या, इन्वर्जन, ठीक है ना।
एस से आर मिला तो इन्वर्जन, एस से एस मिला तो रिटेंशन। मेजर प्रोडक्ट हमेशा ये होता है, मैक्सिमम केस में ये होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात समझ में आई यहाँ पे। अरे मेरा टैब गिर गया, ठीक, बोलो आया कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? जरा मैं क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट को यहाँ बनाता हूँ, क्या समझिएगा, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो जरा समझते हैं क्या क्या मिरर इमेज है या नहीं है। इसको ऐसे 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 कर दिया, इसको यहाँ पे लेकर आओ, रेड कलर का यूज किया तो रेड से बनाओ ना, सही से दिखेगा नहीं। रेड ना यूज को दूसरा कलर यूज करते हैं, चलो ठीक है ये करते हैं। बीच में क्या था, कार्बन था, OH इधर है तो OH इधर है, यहाँ पे कर दो। ऊपर PH था, PH कर दो। यहाँ पे आपके पास क्या है, मेथिल है, यहाँ पे आपके पास क्या है, AH। अब ध्यान से देखोगे तो ये दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। जैसे ये बना हुआ है, दिखता है ना आप लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे मेथिल जुड़ा हुआ है CH3, हाँ दिख तो रहा है शायद। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है सेम यहाँ पे। अगर मिरर इमेज एक दूसरे की मिरर इमेज है तो हम लोग कहेंगे क्या है, ये एक दूसरे के इनैंशियोमर है। क्या है, एक दूसरे के क्या है बेटा, इनैंशियोमर है। ये एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर है, याद रखना, इनैंशियोमर है। स्पेलिंग देख लेना एक बार, स्पेलिंग में कन्फ्यूजन हो सकती है। EN वो इनैंशियो के ना, सॉरी क्या हो गया, ENA इनैंशियो, TIO सॉरी इनैंशियोमर। क्या एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर है, क्या है, इनैंशियोमर है। और अगर ऐसा केस आया, समझिएगा जरा, पसीना बहुत आ गया यार मेरे, पहुँच ले जरा। क्या हो गया, ये एक दूसरे के क्या है बेटा, इनैंशियोमर है। अगर ये एक दूसरे के इनैंशियोमर है और अगर इनका मिक्सचर जो आया, समझिए मान लो कोई ऐसा केस आता है, कि ये वाले कार्बन कायरल भी हैं, समझिएगा, ये वाले कार्बन आपके कायरल कार्बन भी हैं, ये भी आपका कायरल कार्बन है, कायरल दोनों कायरल कार्बन है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। याद रखना मिरर इमेज है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, मतलब इसको उठा के लेकर आओ, इस पर रखोगे तो नहीं चलेगा, मतलब इसको ऐसे एक दूसरे के, जैसे मेरा ये वाला हाथ इस हाथ के मिरर इमेज है ना, जैसे समझिएगा, जैसे मान लो मेरा ये वाला हाथ है ना, ये वाला हाथ इस हाथ का मिरर इमेज है। इसको दोनों मालिक, इस हाथ को दोनों हाथ को ऐसे रख के यहाँ पे रखे तो एक दूसरे के ऊपर सटीक बैठ जाएगा, है कि नहीं, मतलब ऐसे होना चाहिए ना। तो एक मालिक्यूल ये है और एक मालिक्यूल ये है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं, तो हम लोग कहेंगे एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर है। क्या कहेंगे, इनैंशियोमर है। अगर ये भी 50% है, ये भी 50% है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये क्या है, एक रेशमिक मिक्सचर है। कैसा है मिक्सचर है, रेशमिक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है बेटा आपके पास, ये एक रेशमिक। अगर कोई केस ऐसा आता है इसके अंदर इन दोनों की पॉसिबिलिटी क्या है, 50-50% है, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है आपके पास, रेशमिक मिक्सचर है। क्या है बेटा, रेशमिक मिक्सचर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो इसके अंदर रेशमिक मिक्सचर हो भी सकता है, इनैंशियोमर भी हो सकते हैं, मिरर इमेज हो भी सकते हैं, मिरर इमेज नहीं भी हो सकते हैं। बहुत सारे केस हैं जिसके अंदर मिरर इमेज होता भी है और बहुत से केस ऐसे हैं जिसके अंदर मिरर इमेज नहीं भी होता है। जैसे इस केस में देखा जाए तो इस केस में हम लोगों को क्या मिरर इमेज मिल गया था, इस केस के अंदर मिरर इमेज हुआ। तो मान लो ऐसा कोई केस आया कि जो आपके पास इन्वर्जन वाला है और आपके पास रिटेंशन वाला है, दोनों इन्वर्जन केस और रिटेंशन केस दोनों 50-50 पॉसिबिलिटी है दोनों की, 50% इन्वर्जन वाला है और 50% रिटेंशन वाला है। तो हम लोग कहेंगे कि ये आपके एक दूसरे के क्या कह सकते हैं, क्या रेशमिक मिक्सचर है। पर जनरली कभी भी रेशमिक मिक्सचर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलते, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है कि हम लोग SN1 रिएक्शन के अंदर, भाई कई सारी बुक में लिखा रहता है कि इसके अंदर रेशमिक मिक्सचर हो सकता है। भाई 50% इन्वर्जन होना चाहिए और 50% आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास रिटेंशन होना चाहिए, तब जाके आपको मिरर इमेज कह सकते हैं रेशमिक मिक्सचर मिलता है। पर जनरली रेशमिक मिक्सचर नहीं मिलता है। क्या रीजन हो सकता है कि नहीं मिलता है, इसको जरा समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट के। अच्छा इसको लिख लिया ना, इस एग्जाम्पल को लिख लिया अच्छे से, बोलो बेटा लिख लिया ना। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग, इस एग्जाम्पल का अच्छा सा थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं, अच्छे से इसको बताते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फिनिल जुड़ा हुआ था, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ था, यहाँ पे Me जुड़ा हुआ था, यहाँ पे H जुड़ा हुआ था। पहले केस में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। जब कार्बोकैटायन बनेगा तो ऐसे होगा आपके पास, यहाँ पे फिनिल होगा, यहाँ पे मेथिल होगा और यहाँ पे आपके पास H होगा, यहाँ पे आपके पास ये होगा, ठीक है। इसका अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर, तो अगर हम लोग इसको प्लेन में बनाएं, एक प्लेन में ड्रॉ करें अगर ऐसे अच्छे से, ठीक है ना। अब ये जो Cl निकला है, ये Cl कहीं इसी के आसपास ही तो होगा। अभी
जो ब्रेक हुआ सेल इसी के आसपास कहीं पे होगा, उपस्थित होगा ये। अब जरा समझते हैं यहाँ पे, इसको बनाते हैं। यहाँ पे मान लो एक H है, यहाँ पे मान लो आपके पास PH है, यहाँ पे आपके पास मेथिल है, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, और मान लो Cl आपका यही आसपास कहीं पे है, ठीक है ना। अब इसको हम ऑर्बिटल बना दें जरा, एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऑर्बिटल ऐसे। अब मान लो न्यूक्लियोफाइल जो आया, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल जो आया तो इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से एक आपके पास इन्वर्जन और रिटेंशन दो प्रोडक्ट मिलते हैं, तो बैक की वजह से और फ्रंट की वजह से। यहाँ तक क्लियर है ना। अब होता क्या है, चूंकि अब आप ही बताइए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दोनों के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी, दोनों के ऊपर कह सकते हो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये जब इधर आता है तो ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इस न्यूक्लियोफाइल के, क्योंकि यहाँ पे सेल भी न्यूक्लियोफाइल ऐसे निकला हुआ है। अब भले ही इसको वाटर अपने अंदर कर सकते हो, सॉल्वेशन कर ले, सॉल्वोलिसिस करके वाटर इसको क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर देता है, पर जब ये निकलता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता होगा, तो इस तरफ से ये क्या करता है, इसको रिपल करता है, इसको अपने तरफ आने नहीं देता, इसको पीछे से धकेलता है, तो इस तरफ से आने में इसको प्रॉब्लम होती है ना, मतलब रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लगता है उसकी, कह सकते हो। जब रिपल्सन फोर्स लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो अपने तरफ आने से उसको रोकने का प्रयास नहीं करेगा, तो वो इस तरफ से ज़्यादा ना होकर नीचे से जाना ज़्यादा अच्छा उसको रहता है कि नहीं, इधर से इसको कोई रोकने वाला नहीं रहता है, तो ये नीचे से जाकर अच्छे से प्रोडक्ट बना सकता है। यही रीजन होता है कि हम लोग जब SN1 रिएक्शन करते हैं और SN1 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री जाते हैं, तो हम लोगों को क्या होता है बेटा, जो कह सकते हो बैक वाला होता है कि नहीं, जो पीछे वाला होता है, हम लोगों को वो वाला कह सकते हो ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्ट मिल जाता है, फ्रंट वाला अच्छे से नहीं मिलता है, बैक वाला ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है। यानी कि हम लोगों के पास क्या होता है, S से समझिएगा, जो हमारे पास S से R वाला होता है वो जनरली माइनर हो जाता है, फिर मेजर हो जाता है, क्या होता है, मेजर हो जाता है। S से R, यानी कि हम लोग कह सकते हैं S से R कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो इन्वर्जन वाला होता है, क्या होता है, इन्वर्जन वाला होता है। इन्वर्जन प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम केस में इन्वर्जन प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है ना, अच्छे से क्लियर है, बोलो आता ही नहीं है, यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोग कह सकते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट आपके पास हो सकता है क्या, मेजर। ठीक, इतना हो गया। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी बेटा, इसलिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं और उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल के अंदर से कोर्स समझने का प्रयास करते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल मेरे जैसा। ठीक है, करते क्या है, हमारे पास यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक दो कार्यल सेंटर वाले, कह सकते हो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो एल्किल हाइड्रोएल्केन है। यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन का आइसोटोप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फेनिल जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पे एक कार्यल कार्बन आपके पास यहाँ पे, एक कार्यल कार्बन आपके पास यहाँ पे। ठीक है ना, क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा उस क्लोरीन के इस पार्ट पे होगा, इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। ठीक है ना, जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो यहाँ पे होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब चलिए करते हैं क्या है, समझते हैं। यहाँ पे जब रिएक्शन कराते हैं, SN1 रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बनता है हमारे पास यहाँ पे दो। ये कलर अच्छे से नहीं दिख रहा है ना, इसको अरेंज कर दें तो ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दो, एक हमारे पास बनता है CH3 और यहाँ पे आपके पास CD3, यहाँ पे OH आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है फेनिल, और यहाँ पे एक बार ये बनता है। दूसरा हमारे पास एक प्रोडक्ट और बनता है, जरा हम लोग ध्यान से देखें तो एक बनता है CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CD3, और यहाँ पे आपके पास PH बन जाता है, और यहाँ पे आपके पास बन जाता है OH, यहाँ पे H। ठीक है ना, दोनों के दोनों आपके पास देखें तो हमारे पास ये भी आपके पास एक कार्यल कार्बन है, यहाँ पर भी आपके पास एक कार्यल कार्बन है, यहाँ पर भी आपके पास एक कार्यल कार्बन है। दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे भी आपके पास एक कार्यल कार्बन है, यहाँ पे भी आपके पास एक कार्यल कार्बन है। अगर बात करें यहाँ पे इन दोनों को अगर बाहर अलग अलग कर दें तो ये वाला पार्ट जरा समझिएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है, बोलो क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर इसको लेकर जाओ, उठा के लेकर जाओ, इसे इसको मिरर की इमेज के ऊपर रखो तो मिरर इमेज, हाँ ये पॉसिबिलिटी है। ठीक, मिरर इमेज हो सकते हैं दूसरे के। ऊपर वाला पार्ट क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है, नहीं, ऊपर वाला पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज केवल इतना है, ये वाला पार्ट तो मिरर इमेज आपके पास नहीं है, यानी ये दोनों पार्ट जो है दूसरे के मिरर इमेज नहीं दिखा रहे, याद रखना ये दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। सेकंड वाला नीचे वाला पार्ट ही आपके पास दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मिरर इमेज है और ये नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज। ऊपर वाला पार्ट मिरर इमेज नहीं दिखाता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, मिरर इमेज है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। कार्बन कार्बन कितने हैं,
दो, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है। अगर हम आपसे ये पूछें कि ये बताओ इसमें से मेजर कौन सा होगा, तो आप आराम से बता सकते हो कि सर जी मेजर ये वाला होगा, माइनर वो वाला होगा, ठीक है ना। इन्वर्जन और रिटेंशन से बता सकते हो। अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, एस है कि नॉमेनक्लेचर की आर है, तो बात करो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें इन सब में देखा तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन है ना आपके पास, समझिएगा। यहाँ पे देखा जाए तीनों के तीनों जगह स्थान पे कार्बन है ना, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फिर उसके बगल वाला फंक्शनल ग्रुप देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये इस पहली प्रायोरिटी हो जाएगी, उसके बाद इसकी सेकंड हो जाएगी, और उसके बाद इसकी थर्ड हो जाएगी, इसकी फोर्थ हो जाएगी, ठीक। यानी कि इसके अंदर जो रोटेशन होगा कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। बोलो ऐसे हो जाएगा, नहीं दिख रहा है ना आप लोग यहाँ पे अच्छे से। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, राइट डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है, यानी कि राइट है, ये क्या आपके पास राइट है। सेकंड बात को, इसमें कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऊपर वाला ये है, इसको प्रायोरिटी पहले दे देंगे। बोलो कि नहीं, देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है ना आप लोगों को। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, Cl हो जाएगा, पीएच हो जाएगा, Cl हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा, Cl पीएच। उसके बाद हम लोग बात करें तो ऐसे ये भी घूम जाएगा आपका, है कि नहीं, ये भी आर हो जाएगा। इसकी बात करते हैं अगर हम लोग, इसमें अगर देखें हम लोग तो पहली प्रायोरिटी इसको देते हैं, फिर दूसरी इसको, और तीसरी इसको, और ऊपर चौथी, तो ये भी आपके पास ऐसे हो जाएगा, ये भी, यानी आपको ये भी आर मिल जाएगा, और ये भी आपके पास आर ही होगा, ये क्या आपके पास क्या होगा, आर ही होगा। सेकंड की बात करें तो इन सब में देखा है, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, तो ये आपके पास घूम जाएगा इधर, तो ये आपके पास ये एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, ये एस हो जाएगा। यहाँ बात करें आपके पास तो सबसे पहले इसको 1, फिर इसको 2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसके अंदर आपके पास देखो दोनों मिल रहा है, आर एस भी मिल रहा है, आर वाला भी मिल रहा है, और एस वाला भी मिल रहा है। यानी इस केस में देखा जाए जहाँ पे ये बैक साइड से अटैक करता है, यानी इसके अंदर जहाँ पे OH वाला आता है, तो यहाँ पे देखो अगर ध्यान से देखा जाए, है कि नहीं, यहाँ पे आपको देखें अगर आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास पहले वाले केस में क्या होता है, आपके पास आर एस मिलता है, और एक केस में आपके पास क्या मिलता है, आर आर, और आर आर मिलता है, एक में आर एस मिलता है कि नहीं। तो एक चीज़ देखा था, मतलब हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर इन्वर्जन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है, इन्वर्जन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है। दोनों के पास क्या है, दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है। मिरर इमेज ना होने की वजह से समझिएगा, मिरर इमेज भी नहीं है, रिटेंशन हो रहा है, इन्वर्जन भी हो रहा है। और हम लोग कह सकते हैं जब मिरर इमेज नहीं है तो हम लोग कहेंगे इस प्रकार के सेंटर को हम लोग क्या, डाइस्टीरियोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइस्टीरियोमर कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, ये दूसरे के क्या है, डाइस्टीरियोमर है, ये दूसरे के रेसिव मिक्सचर नहीं है ना, है कि नहीं। ये स्टीरियोमर भी नहीं, क्या है, दूसरे के क्या है, डाइस्टीरियोमर है। तो और भी बहुत सारे केस हैं। अभी हम क्या करेंगे, वीडियो के लास्ट में बहुत से एग्जांपल आपको ऐड कर देंगे, जिसको आप देखिएगा, जो SN1 रिएक्शन के एग्जांपल है। आई थिंक इतना सफिशियंट है SN1 रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। तो बाकी क्या क्या करेंगे हम लोग, अब SN2 रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे कल नहीं, आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, SN2 रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।